लास्ट क्लास में हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखा था। क्या देखा था? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, विच इज कल हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि सर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है। तो ये एक रेशो है जो बताता है कि कोलिजन की प्रोसेस के दौरान कितना रिफॉर्मेशन हुआ है एज कंपेयर टू किए गए डिफॉर्मेशन के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बड़े प्यार से लिखेंगे E बराबर कोएफिशिएंट ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन डिफॉर्मेशन। अच्छा, अब कल मुझसे एक बच्चे ने बात पूछी थी कि सर काइनेटिक क्या, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा था, काइनेटिक एनर्जी से वर्क डन कैसे हुआ, ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन पूछा था। कौन था आपकी बैच में से, जरा क्या था क्वेश्चन बताना। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब वो काफी सही पूछ रहे थे। कौन था मुझे नाम ध्यान नहीं है। तो चलिए, तो ऐसा कैसे होता है कि सर पहली वाली सिचुएशन में शेप इतना चेंज हो गया ट्रक और कार का, और बॉल का शेप चेंज नहीं हुआ। तो ये प्योरली डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। हाँ हाँ साक्षी, बिल्कुल। तो देखो, अभी अगर मेरे दिमाग में एक डाउट ऐसा भी आ सकता है ना कि बॉल का तो शेप चेंज हो गया, बॉल का शेप चेंज नहीं हुआ और दोनों गाड़ियों का शेप चेंज हो गया, ट्रक का और कार का। तो ये प्योरली डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल की बनी है। ठीक है, जैसे मटेरियल का यूज हुआ होगा उस तरीके से डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन का रेशो होगा। तो अगर E की वैल्यू 1 है तो ये क्या बताती है? ये बताती है जितना डिफॉर्मेशन हुआ है उतना ही रिफॉर्मेशन हो चुका है। डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी इक्वल्स टू रिफॉर्मेशन इन अ बॉडी। क्लियर हुई बात? ऐसे ऐसे टाइप के कोलिजन को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन बोले तो ऐसा कोलिजन जिसमें जितना डिफॉर्मेशन हुआ है उतना रिफॉर्मेशन वापस हो जाए। सच कोलिजन्स आर नोन एज इलास्टिक कोलिजन। क्लियर हुई बात? अंग्रेजी में कहते हैं इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी इक्वल्स टू इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इन अ बॉडी। सेकंड आता है इनइलास्टिक कोलिजन। अब ये इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है? देखो इधर सभी लोग अभी ध्यान से लिखो मत। जब डिफॉर्मेशन हुआ और उसके बाद जितना डिफॉर्मेशन हुआ उतना रिफॉर्मेशन नहीं हो पाया। ठीक है, रिफॉर्मेशन अपन तो आम भाषा में लिखें, रिफॉर्मेशन इज लेस देन डिफॉर्मेशन। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन लेस देन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। क्लियर हुई इतनी बात अच्छे से? ऐसा भी तो हो सकता है। इनके एग्जाम्पल तुम्हें पता है? इलास्टिक कोलिजन तुमने बचपन में दो प्लास्टिक की बॉल को टकराया है, देखा है। एग्जाम्पल कोलिजन ऑफ टू प्लास्टिक बॉल एकदम अच्छे से पता है तुम्हें, इसमें मैं कोई डिस्कस नहीं कर रहा। कोलिजन ऑफ टू प्लास्टिक बॉल, इन इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन इन डे टू डे लाइफ, कोलिजन इन ऑटोमोबाइल्स, ऐसा लिख लो।
सेकंड जो तीसरा होता है वो होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अभी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हम किसे कहते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हम किसे कहते हैं? ऐसे कोलिजन जिसमें रिफॉर्मेशन जीरो। कोई एग्जाम्पल बताएगा इसका? हाँ बेटा तन्मय बताओ, हीरो एग्जाम्पल। अच्छा, कार और ट्रक अगर टकरा जाती है तो उसके बाद क्या होता है? देखो, रिफॉर्मेशन जीरो होने का मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुनो। ये दो बॉडीज थी, टकराई, टकरा करके इनके बीच में मैक्सिमम जितना डिफॉर्मेशन हो सकता था हो गया। अब रिफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, मतलब दोनों बॉडी चिपक गई, क्योंकि टकराते टाइम फिजिकल कांटेक्ट तो हुआ ही था। अरे यार, हर बार अब्दुल्ला हो ऐसा जरूरी नहीं ना, बुलेट बाहर भी निकल जाती है। तो बुलेट का काम कोलिजन नहीं है, पेनिट्रेशन। आटे की बॉल देखी है? आटे की बॉल, आटा देखा है घर में सबने, रोटी बनती है जिससे, डो। उस डो की दो बॉल बनाओ, एक फ्लैट सरफेस पे दोनों को चला दो। U1 U2 से टकराकर या तो दोनों रुक जाएंगी या दोनों ऐसे कुछ चिपक जाएंगी और एक नई वेलोसिटी से चलने लगेंगी। शेप तो चेंज होगा, बिल्कुल होगा, मैंने कहा मना किया? मैंने ऐसा थोड़ी कहा कि एक दो बड़ी बॉल मिलके एक बड़ी सी बॉल बनेगी, ऐसा थोड़ी कहा मैंने, दो बॉल मिलके एक बड़ी बॉल बन रही। और तुम्हें जस्ट अभी करना हो तो नाक में उंगली डाल दो, उसके बाद की प्रोसेस तुम खुद कर लोगे, है ना? कर ही सकते हो, मतलब इतने समझदार हो तुम। कार और ट्रक कभी भी इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकते, क्योंकि जब कार और ट्रक टकराते हैं ना कुछ शेप में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, परमानेंटली शेप बदल जाता है। ऐसे लिखो, इन इलास्टिक कोलिजन सम परमानेंट चेंज इन शेप ऑकर, सम परमानेंट चेंज इन शेप ऑकर। क्या हुआ बेटा, गोलियां बना रहे हो? क्या वाकई में तुम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल देख रहे हो अपनी आंखों से अभी? पहले पढ़ लो। यस, डिफॉर्मेशन कंपलसरी है, बिना डिफॉर्मेशन की कोलिजन कैसे होगा? मतलब मोस्ट में क्या, हाँ मतलब कंपलसरी है यार, डिफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए अगर टक्कर हुई है तो। हाँ, रिफॉर्मेशन ये समझ में आया, तीनों टाइप के कोलिजन। यहां पर ई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ई की वैल्यू वन। लिखो फटाफट सभी लोग।
अरे कैसा पागल जैसी बात कर रहा है। अभी तो कह रहा था कि आपको ये पढ़ाना है वो पढ़ाना है, और अब बिल्कुल पागल सरी की बात कर रहा है। डिफॉर्मेशन मतलब बिफोर कोलिजन, दो चीजों के टकराने के पहले ही शेप चेंज हो जाएगा। डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन कब होते हैं? ये वाली प्रोसेस में हो रहा है डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन। क्लास कॉपी पढ़कर बैठा करो। आप लोग इतना लिखिए। रिकवर हो जाती है ना। देखो अभी मैं काइनेटिक एनर्जी और इन पे चर्चा करता हूं। पहले इतना लिख लो ईशान। यहां तक की कहानी ना हमको समझ में आ गई। इससे और आगे चलता हूं मैं। तो हमने ई की वैल्यू जानना, काइनेटिक एनर्जी पे चर्चा। काइनेटिक एनर्जी ये सब नोट में चलने देना है ना। टोटल एनर्जी, ये चर्चा चल रही है इन पे। चर्चा ऑन काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी। देखो क्या होता है, शब्दों को समझना। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एक प्रकार की एनर्जी है जो कि मोशन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। टोटल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो हर जगह एसोसिएटेड है, या हर जगह जो एनर्जी एसोसिएटेड है उनका सम है। जैसे कि कोई चीज टकराई, तो टकराने के बाद में कुछ एनर्जी, जैसे कि तुम्हें कि उसके गिरने की आवाज आई तो वो साउंड में कन्वर्ट हुई। हो सकता है जब टकराई होगी तो उस पॉइंट पे उसका टेम्परेचर बढ़ गया हो, तो वो टेम्परेचर राइज में कन्वर्ट हुई कुछ एनर्जी थर्मल फॉर्म में। हो सकता है फिर वो बाउंस बैक करके ऊपर गई हो तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई। तो अगर मैं इन सब को एड अप करूं तो वो क्या कहलाती है? टोटल एनर्जी। क्लियर है? अब ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, E इक्वल्स टू 1, मतलब नो चेंज इन शेप। फिर ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन, E 0 से 1 के बीच में होता है, चेंज इन शेप ऑकर।
बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। और ड्यूरिंग प्लास्टिक कोलिजन, इसको ना प्लास्टिक भी बोलते हैं, थर्ड वाले को परफेक्टली इन इलास्टिक को यहाँ पे लिख लो, प्लास्टिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक कोलिजन। ये लिख लेना, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को क्या कहते हैं? प्लास्टिक कोलिजन। स्टिक टुगेदर। अब देखो, यहां पर जो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा पहले तो शेप को चेंज करता है। जब शेप चेंज हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के चेंज से ही हमें अलग अलग प्रकार के वर्क डन मिलते हैं, तो बॉडी के शेप को चेंज करता है। जब बॉडी के शेप को चेंज करता है और वो शेप चेंज होके वापस अपना ओरिजिनल सिचुएशन में आ जाता है, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी दी थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी वापस मिल जाती है। तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। बॉल आती है, टकराती है, और टकराने के बाद अपने अपने रास्ते, ये टक्कर हो गई, और उसके बाद अपने अपने रास्ते V1 V2 से 1 और 2 बॉल चली जाती है। ठीक है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इतनी बात आती है क्या समझ में? इसके बाद में सेकेंड सिचुएशन में दो बॉल्स हैं, U1 U2। टक्कर के बाद में U1 का थोड़ा सा शेप बदल गया और U2 का भी थोड़ा सा शेप बदल गया, और ये V2 V1 से इधर उधर जाने लगी जहां जा रही थी, है ना। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी थी उसी का कुछ पार्ट गया है काय में, शेप चेंज होने में। यहाँ पे हम कहेंगे चेंज, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, इज नॉट कंजर्व। कुछ ना कुछ लॉस हो गया है काइनेटिक एनर्जी का बॉडी के शेप चेंज में, लेकिन टोटल एनर्जी अभी भी कंजर्व्ड है। और मोमेंटम तो सदैव कंजर्व रहता है कोलिजन में, तो मोमेंटम इज कंजर्व। समझे इतनी बात? थर्ड वाले केस में देखते हैं। सर अगर हम बात करें थर्ड वाले केस की, तो थर्ड वाले केस में एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, ये U1 से आ रही है, ये U2 से आ रही है, और बाद में दोनों चिपक कर चलने लग गई। तो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कंजर्व्ड है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ऑब्वियस रीजन है कि जो एनर्जी का काइनेटिक का पार्ट था वो शेप चेंज करने में चला गया है, इज नॉट कंजर्व्ड। क्लियर हुई बात? तो यहां से एक जनरल नोट जो कि हम लिख सकते हैं वो ये है, इन अ कोलिजन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन momentum is conserved and total energy is conserved। काइनेटिक एनर्जी केस के ऊपर डिपेंड करती है, कौन से केस की आप बात कर रहे हो, बोलो। क्लियर है क्या?
टोटल एनर्जी कैसे कंजर्व हुई? तो अभिषेक हो ना तुम क्लास में, समझ पा रहे हो ना बातों को? टोटल एनर्जी कैसे कंजर्व हुई? टोटल एनर्जी ऐसे कंजर्व होती, समझ आ रहा है ना भैया सब ऑनलाइन में? हाँ, टोटल एनर्जी कैसे कंजर्व होती है? तो बेटा टोटल एनर्जी का कुछ फॉर्म देखो, तुम ऐसे समझो। देखो अब 2 मिनट डिस्कशन कर लेंगे, लिखने में मत प्राण दो, अभी डिस्कशन कर लेते हैं, पूछा ही है तो। टोटल एनर्जी कैसे कंजर्व, देखो तुम एक बैलून लो, बैलून, 2 बैलून लो, दोनों बैलून को टच करो, दोनों बैलून चिपक जाएंगे, उनका शेप चेंज होगा, जैसे ही तुम हाथ हटाओगे वो वापस अपना ओरिजिनल शेप लेंगे और उसी वेलोसिटी से चल देंगे। यहां पर काइनेटिक एनर्जी का एक हिस्से ने पहले शेप चेंज में काम किया और बाद में वो शेप चेंज अपना वापस से रिवर्स हो गया और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो गई। मतलब जो शेप चेंज करने में वर्क किया था, एक्चुअली दैट वर्क इज नथिंग दैट इज सिमिलर टू पोटेंशियल एनर्जी। ये 2 बलून थे, इन 2 बलून को टकराया हमने तो ये ऐसे शेप के बन गए। तो इनके शेप में जो हमने वर्क किया चेंज करने में, वो वर्क गया कहाँ? वो वर्क बॉडी के अंदर ही स्टोर हो गया छुप छुप के। जैसे ही तुमने हाथ हटाया वापस से ये शेप बन गया, वापस से ये शेप बन गया। तो ये शेप बनाने के लिए ताकत आई कहां से? ये ताकत आई है वापस से इसी वर्क को रीस्टोर करने में। क्लियर हुई बात? तो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ वर्क डन ही रिलीज हो गया और हमारा काम हो गया। तो पहली वाली सिचुएशन तो समझ में आ गई। अब सेकंड वाले में टोटल एनर्जी कैसे कंजर्व हुई सर? तो बेटा टोटल एनर्जी तो इन सब का सम है ना। काइनेटिक एनर्जी में तो मैं इसको और इसको देखता हूं और बोल देता हूं। टोटल एनर्जी में क्या होगा? मान ले तूने एक क्ले लिया, एक क्ले का टुकड़ा लिया और एक पत्थर लिया, इन दोनों पे दोनों तेजी से टकराए तो पत्थर के ऊपर आकर के क्ले पूरा चिपक जाएगा। अब क्ले के अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो शेप चेंज में चली गई, तो काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस हुआ, लेकिन टोटल एनर्जी अगर 10 जूल की थी, 5 जूल अभी इधर है, 5 जूल इधर है, इसकी 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी में से 3 जूल शेप चेंज में गई, बाकी अभी भी है जिससे कि पूरा सिस्टम चल रहा है। तो वो जो 2 जूल थी वो कहां गई? वो 2 जूल शेप चेंज में चली गई। तो ओवरऑल अभी भी 10 जूल तो सेव है ना। फॉर्म अलग अलग हुआ जो कि रिकवर नहीं हो पाया। कहां गया वो लड़का जिसका डाउट था? क्लियर है ये बात? तो टोटल एनर्जी इज कंजर्व थ्रू आउट द प्रोसेस, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन इनइलास्टिक एंड प्लास्टिक कोलिशन। इस बात को लिखो सभी लोग जो हमने ये लिखा है यहाँ। ठीक है, तुम तो हीरो हो बेटा। चलिए मूविंग अहेड। कभी कभी आपने ऐसा भी सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो हेड ऑन कोलिजन एक टाइप होता है, हेड ऑन कोलिजन। क्या होते हैं हेड ऑन कोलिजन? कोई बता सकता है मेरे को? कभी कहीं नाम सुना हो, कोई जानकारी हो तुम्हारे पास तो मुझे बताओ। हेड ऑन कोलिजन क्या होते हैं? किसे कहते हैं हेड ऑन कोलिजन? जल्दी बताओ। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल before and after collision, before and after collision are along the line of impact is known as head on collision.
दूसरा आता है ऑब्लिक कोलिशन। वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर collision is at an angle with line of impact is known as oblique collision। देखो एक बॉल ये रही, U1 M1 से जा रहा है और U2 M2, ये यहां टकरा है ना, दिस इज दी, क्या ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है? बोलो, क्या ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है? सौम्य चांटा पड़ेगा एक, नहीं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये कॉमन टेंजेंट है और ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। आप देखो तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट से एक पार्टिकल की वेलोसिटी है v1 u2 एट एन एंगल θ1 और दूसरे पार्टिकल की भी इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है u1 एट एन एंगल θ2 या θ1, जो भी। क्लियर हुई बात? तो यहां पर वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल विथ, आप कुछ भी मत रटो, इसीलिए मैंने कोई डायग्राम नहीं बनाया, मैंने कहीं नहीं कहा कि सामने सामने टक्कर हो तो हेड ऑन और कुछ एंगल पे हो तो ऑब्लिक, मैंने ऐसा पढ़ाया ही नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि टक्कर हुई है और टक्कर में यदि दोनों की वेलोसिटी बिफोर और आफ्टर कोलिजन कुछ एंगल बनाती है लाइन ऑफ इम्पैक्ट से, तो वो ऑब्लिक होगा, अन्यथा वो हेड ऑन होगा। क्लियर हुई बात? लिखो फटाफट। अरे मेरे भाई साक्षी, इधर देखो, वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे नहीं होती, वेलोसिटी का लाइन ऑफ इम्पैक्ट से एंगल बनाना है। इधर देखो, ये और ये बॉल ऐसे आई, इस पे ऐसे गिरेगी नीचे आके, ये है ना, तो ये अपन डायग्राम बनाते हैं। सर ये तो हो गई कॉमन टेंजेंट और ये हो गई लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, मानती हो ये बात? अब ये वेलोसिटी ऐसी थी ना नीचे, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट से वेलोसिटी का कुछ एंगल है ना v1, इसकी तो वेलोसिटी 0 है, तो ये थीटा एंगल है ना, तो ये ऑब्लिक कोलिजन हो गया। क्लियर हुई बात? ये क्या हो गया? ऑब्लिक कोलिजन। अब हेड ऑन कोलिजन का एग्जांपल देखना है, तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, दोनों टकरा गई, तो इनकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगी, पहले इनको बनाओ, और फिर जोड़ो, ये हो गई लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो देखो u1 और u2 अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही, इनका कोई एंगल नहीं बन रहा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे प्लॉट करोगे तुम इसको u1 u2, तो इसका कोई एंगल थोड़ी है उससे। क्लियर है? हेड ऑन और ऑब्लिक दोनों क्लियर है? सभी बच्चों को जितने क्लास में बैठे हैं, कोई सो नहीं रहा है, सब जाग रहे हैं? नीट की का समय? हाँ, पहले वाला पेज देखो भैया, लिखो।
देखिए, तो ये एक हो गया, एक छोटा सा एक नोट और बाकी है बहुत काम का। E इज इक्वल्स टू रिफॉर्मेशन इसको लिखते हैं इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, और इसको भी लिखेंगे इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, चलो आगे देखो। यहां पर ना ध्यान से देखोगे अगर तुम, तो तुम क्या पाओगे कि एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, U1 इधर ले लो, चलो U2 M1, ये जब टकरा रहे होंगे, जस्ट ये टकराए हैं अभी, है ना, टच हुआ है बस, बहुत धीरे चला रहा हूं मैं, एकदम एकदम धीरे धीरे मैंने इसकी स्टडी करी, तो ये बस टच हुए हैं यहाँ पे। जब ये यहाँ पर टच हुए होंगे तो भी ये एक दूसरे के अंदर ही घुस रहे होंगे ना, ऐसे U2 U1। फिर इसके बीच में जो हुआ वो इतनी जल्दी होता है कि हमें दिखता ही नहीं है सर। लेकिन सर फाइनली हमें ऐसा दिखा कि ये V1 से इधर जा रहा है M1, और ये M2 V2 से इधर जा रहा है। तो बीच में एक ऐसी अवस्था आई होगी ना जब वापस टच हुए होंगे, लेकिन अब वेलोसिटी बदल गई होगी V2 और V1। बोलो, जस्ट V2 और V1 अचीव ही हुई होगी, और तुम्हें डिफरेंस यहाँ पे सेपरेशन अब दिखने लगा है, ये सेपरेशन अब दिखने लगा है, और यहाँ पे तुम्हें अप्रोच दिखना जीरो हो गई थी। तुम कह रहे थे अप्रोच यहां थी, यहां तो अप्रोच जीरो हो गई इनके बीच में। बोलो ना यार सभी लोग। इसी ई को लिखते हैं कभी इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन क्या सेपरेशन के कारण हो रहा है? बोलो। तो इसी को लिखते हैं इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या डिफॉर्मेशन अप्रोच के कारण हो रहा है? अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच ना करते तो डिफॉर्मेशन ना होता, तो ये इट इज बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अगर तुम यहां चीटी बनकर बैठे होते तो तुम क्या कहते? वेलोसिटी ऑफ 1 with 2 इज U1 माइनस U2। इस वेलोसिटी से हम इसे अप्रोच कर रहे हैं। बोलो। हाँ या ना बोलो जल्दी। यहां बैठे होते तुम क्या कहते? सर V2 माइनस V1 से हम दूर हो गए। अरे बोलो यार। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो आधी से ज्यादा किताबों में याद करवा देते हैं V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, उल्टा याद रख लो, इधर 2 लोगे उधर 1 ले लेना, रीजन नहीं देते। क्या अभी रीजन समझ में आया तुम्हें अच्छे से? ये बेसिकली ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको और अच्छे से लिख के बताऊं मैं, तो ये ऐसा टर्म है, देखो। इम्पल्स है, इम्पल्स मतलब F dt, रिफॉर्मेशन वाला फोर्स, और F dt डिफॉर्मेशन वाला फोर्स। और F dt मतलब मोमेंटम। बोलो यार। F dt मतलब मोमेंटम। तो अप्रोच होते टाइम मोमेंटम क्या है? M1 U1 माइनस M2 U2 अपॉन में M, अभी तो सेपरेशन वाला लिखेंगे ना ऊपर, अप्रोच वाला क्यों? M1 V2 माइनस M1 V1 M2 V1 U1, क्या लिख रहा हूं मैं, M1 U1 M2 U2, ऐसा लिखते हैं। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन
अच्छा, अब देखो ये थोड़ा सा मेरे को और समझाने दो पहले। चलो पहले अभी इतना लिख लो, फिर अपन इस पर डिस्कशन कर लेंगे। अभी ऐसा लिख लो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। फिर मैं ना जगह देख करके नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ, पहले इतना लिखो। ये समझाना पड़ेगा u1 माइनस u2 और v2 माइनस v1 क्या है ना। समझाता हूँ बेटा, पहले लिखो, सभी लोग लिखो। ये भी लिखना है, ये तो लिख लिया यार। यही है जो कुछ है नोट बेटा। चलो इधर देखो, तो वो जो इम्पल्स ऑफ, जस्ट तुम्हारे देखने के लिए बता रहा हूं, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इनटू डीटी और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन इनटू डीटी। अब क्या हुआ, अरे यार ये लाइन सीधी क्यों नहीं बनती है, अब यहां बन गई बताओ। देखो ये एक बॉल, ये एक बॉल, 1 2, तुम चीटी बनकर बैठे हो, तो u1 माइनस u2 इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फ्रॉम 1, ठीक है। अब तुम 1 पर बैठे हो, ये टक्कर हो गई, ये v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है, तो यू विल राइट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फ्रॉम, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो इट विल बी v2 ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्योंकि हम 1 की देख रहे हैं ना 2 से, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है u12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे v12। अब माइनस v1 और ये v2, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्शन पॉजिटिव लें तो ये क्या हो गया, v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अब जब इम्पल्स लिख रहे हैं हम, तो इस बॉडी पे आने वाला इम्पल्स देखेंगे तो एक बार आएगा क्या, एफ आर डी टी। तो एफ आर डी टी तुम क्या लिखोगे, एम u1 माइनस u2, और एक बार इसी बॉडी पर जब अभी तो आया है ऐसा वाला इम्पल्स जो कि f इंटू डिफॉर्मेशन देगा, फिर आएगा f इंटू रिफॉर्मेशन, तो रिफॉर्मेशन के लिए लिखोगे v2 माइनस v1, और ये m1 पे लिख रहे हो तो m1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे फॉर्मूले में v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 आता है। जस्ट नोट है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, समझा रहा हूँ बस मैं, है ना। वो फॉर्मूला कैसे आया वो बता रहा हूँ मैं, क्लियर हुआ था। तो बहुत सारी बुक्स में दिया रहता है डायरेक्ट याद कर लो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, लेकिन वो आया कैसे, इट इज द इम्पल्स, इट इज द इम्पल्स। क्लियर है हर किसी को। अरे तो बेटा मेरे, यहाँ पे साइन भी तो अलग करेगी तू, एफ डी टी और एफ आर डी टी के कंपोनेंट। चलो अच्छा मैं बताऊंगा, रुक जा अभी, पहले इतना समझे सभी लोग। इस पे एफ डी टी ऐसा, तो इस पे एफ डी टी ऐसा, एफ डी ऐसा आएगा ना, तो ये भी तो साइन लिखेंगे अपन निधि, एफ का भी तो, ठीक है। चलिए, तो यहां तक का था हमारा, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, टाइम हाँ ऑलमोस्ट हो गया।